रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं तो बेटा हमने क्या देखा था, कल की क्लास में हमने देखा था कि जो ह्यूमन होते हैं वो क्या करते हैं, लैंगिक जनन शो करते हैं और क्या करते हैं, विविपैरिटी शो करते हैं, मतलब कि बच्चे पैदा करने वाले होते हैं। ठीक है, फिर हमने जनन के 6 स्टेप्स देखी थी। सबसे पहले क्या होता था, गैमेटोजेनेसिस होता था, गैमेट का निर्माण होता था। फिर क्या होता था, इंसेमिनेशन, जो गैमेट बना है, मेल गैमेट क्या होता था, स्पर्म होता था, और फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम होता है। ठीक है, तो ये जो मेल गैमेट है स्पर्म, उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंसेमिनेट कराना ही क्या करता है, इंसेमिनेशन कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता था, मतलब कि निषेचन होता था। फिर इसके बाद क्या होता था बेटा, प्रत्यारोपण। निषेचन के दौरान क्या बनता था, जाइगोट बनता था, जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो आगे चल के शिशु का निर्माण करेगा, फीटस का निर्माण करेगा, है ना। तो फिर क्या होता था, ये जो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा, जो जाइगोट है ना, जब वो विभाजन करेगी, क्लीवेज करेगी, तो क्या बनाती है, यहाँ पे मोरुला बनता है, ब्लास्टोला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो यही ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगी, गर्भाशय की दीवार इंडोमेट्रियम से जाके अटैच हो जाएगी। इस चीज को हम क्या कहते हैं, अंतःरोपण, इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन हो गया तो जो इंडोमेट्रियम है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा, फिर शिशु का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस पूरी अवधि को हम क्या कहते हैं, गर्भावधि, गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, अब गेस्टेशन पीरियड के बाद क्या होता है बेटा, पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी होती है, फिर उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमने जो सेक्सुअल इवेंट होते थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला होता था प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हर एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ा था। फिर हमने देखा कि जो जनन अंग होते हैं वो कहाँ पे, श्रोणि प्रदेश में होते हैं, श्रोणि क्षेत्र में होते हैं, पेल्विक रीजन में होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी, या फिर हम किसी भी सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, एक प्राइमरी अंग होंगे, एक सेकेंडरी अंग होंगे। प्राइमरी अंग का काम क्या होगा, मेनली काम होगा इसका कि ये गैमेट का निर्माण करेगी, और जो सेकेंडरी ऑर्गन गैमेट का निर्माण करेंगी और हार्मोन का सेक्रेशन करेंगी। और जो सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले जो प्राथमिक अंग होते हैं उसके क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी। फिर इसके बाद हमने देखा था कि नर जनन अंग के बारे में देखा था। ठीक है, तो जब नर जनन अंग को हम डिवाइड करेंगे तो 2 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला होगा प्राथमिक अंग, दूसरा होगा द्वितीयक तथा सहायक अंग भी कह सकते हो। ठीक है, तो जो प्राइमरी अंग होता है उसमें हमने देखा था वृषण, टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या होता है, मेल के अंदर टेस्टिस शरीर के बाहर प्रेजेंट होता है, और कहाँ पे होता है, स्क्रोटम थैली नुमा एक संरचना होती है जिसको हम वृषण कोष कहते हैं, इसके अंदर होता है। ठीक है, फिर हमने देखा था जो टेस्टिस होता है इसके अंदर क्या होता है, यही हार्मोन सेक्रेट करता है, यही क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, क्योंकि इसीलिए ये प्राथमिक अंग है। टेस्टिस ओवल इन अंडाकार शेप में होता है, और क्या होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और इसकी चौड़ाई क्या होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, फिर हमने देखा था जो टेस्टिस होता है इसके अंदर सबसे पहले क्या होती है, 200 से 250 विषण पालिकाएं होती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है। फिर हमने देखा कि जो एक अगर टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात करेंगे तो 1 से 3 यहाँ पे कुंडलित 1 से 3 कुंडलित क्या होंगी, सेमिफेरस ट्यूब्यूल शुक्रजनन वाहिकाएं होंगी। ठीक है, तो शुक्रजनन नलिकाएं जो होती है इसमें, इसके अगर अंदर की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 सेल्स होती हैं। एक होती है मेल जर्म सेल, मतलब कि शुक्राणु जनन कोशिकाएं। ठीक है, तो नर जनन ये क्या करते हैं, इसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, और दूसरी सेल जो होती है उसको हम सर्टोली सेल कहते हैं। जो नर जनन कोशिकाएं थी वो क्या करती है, ये शुक्राणु का निर्माण करती है, और इन्हीं शुक्राणु का पोषण कौन करता है, सर्टोली सेल करती है। ठीक है, तो ये अंदर होता था, अंदर क्या होती थी, नर जनन कोशिकाएं होती थी और सर्टोली सेल होती थी। अगर हम बाहर की बात करेंगे तो बाहर कुछ खाली जगह होती है जिसको हम कहते हैं अंतराली स्थल, या फिर कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर इंटरस्टिशियल स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी सेल्स होती हैं। मेन सेल यहाँ पे लेडीज सेल होता है, जिसका काम होता है कि ग्रुप ऑफ हार्मोन्स एंड्रोजन का सेक्रेशन करना, और इसमें भी मेन हार्मोन्स क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं प्रतिरक्षी कोशिकाएं और इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी। फिर हम जो सेकेंडरी ऑर्गन्स देखते हैं तो उसके अंदर देखते हैं बेटा कि यहाँ पे जनन नलिकाएं होती है, जनन वाहिकाएं होती हैं, और बहिर्जननांग होता है। अगर मेल के बहिर्जननांग की बात करेंगे तो पेनिस होता है, शिश्न होता है, और इसका फूला हुआ शिरा जो होता है उसको हम शिश्न मुंड कहते हैं, ग्लास पेनिस कहते हैं। ठीक है, और ये स्किन से ढका होता है जिसको हम फोर स्किन कहते हैं, और जो पेनिस होता है उसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होता है जो तेजक का काम करती है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि शुक्राणु का निर्माण कैसे हो रहा है। शुक्राणु के निर्माण को ही हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस
ठीक है। देखो शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? वृषण के अंदर होता है। और वृषण के अंदर भी कहाँ पे होता है? सेमनीफेरस ट्यूबुल। हमने आपको बताया कि सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर नर जनन कोशिकाएं होती है जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो वही वो कहाँ होती है? सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर ही होती है। और बेटा ये स्टार्ट कब होता है? प्यूबर्टी की अवस्था में शुरू होता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होगा? वृषण के अंदर होगी। और वहाँ पे भी कहाँ पे होगा? सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर होगी। और ये किशोरावस्था से शुरू होती है जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी की अवस्था। ठीक है, अब देखो जनन कोशिकाएं जो होंगी ये द्विगुणित कोशिकाएं होंगी, इसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये अपने अंदर गुणन करेंगी, मल्टीप्लिकेशन करेंगी, अपनी संख्या को बढ़ाएंगी। तो क्या होगा बेटा? ये बनाएंगे प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी ये अपनी संख्या को बस बढ़ाई है, अपने अंदर कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। तो हमने क्या कहा? यहाँ पे भी क्या होगा? 2n होगा। ठीक है, यहाँ पे भी द्विगुणित कोशिकाएं ही बनेंगी। फिर होता है मियोसिस 1, इसको हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान यहाँ पे 2 कोशिकाएं बनेंगी। और ये जो कोशिकाएं बनेंगी उसको हम द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं कहेंगे या फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गई? ये अगुणित कोशिकाएं बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे मियोसिस 2 होगा। तो बेटा मियोसिस 2 के दौरान क्या हो जाएंगे? यहाँ पे 4 अगुणित कोशिकाएं बनेंगी। बातें समझ में आ गई सभी को? अब देखो ये जो अगुणित कोशिकाएं बनी है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम नाम देंगे स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड जो होती हैं अचलायमान होती हैं, अगतिमान। ठीक है, अब यही अगतिमान जो होंगी इसको हम क्या कहेंगे? गतिशील शुक्राणु के अंदर चेंज करेंगे। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। अब स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान क्या होगा? इसको पूंछ लगेंगी जिससे ये मूव कर सके, इसके पास हेड डेवलप हो जाएगा। तो बेटा इसको हम शुक्राणु कहने लगेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगी? शुक्राणु अभी जो है इनको पोषण कौन दे रहा है? हमने आपको बताया था जो पोषण कौन देता है? सर्टोली कोशिकाएं देती है ना। यहाँ पे सर्टोली कोशिकाएं लगी, सर्टोली कोशिकाओं में इनका सिर धंसा हुआ है जहाँ से ये क्या करेंगे? नरिशमेंट ले रही है। देखो यहाँ पोषण लेती है। शुक्राणु का सिर क्या होता है? सर्टोली कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में धंसा होता है जहाँ से वो पोषण लेती है। और पोषण के बाद क्या होती है बेटा? पोषण के बाद ये मुक्त कर दिए जाते हैं। कहाँ मुक्त कर दिए जाएंगे? ये जो सेमनीफेरस ट्यूबुल होती है इसके बाहर मुक्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, रिलीज कर दिए जाएंगे। शुक्राणु जनन नलिकाओं के बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। अब बेटा आपको 3 चीजें यहाँ पे याद रखनी है। एक टर्म आया कि स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि कंप्लीट जो प्रोसेस है, जो स्पर्म का निर्माण होने का पूरा प्रोसेस है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और होता है स्पर्मिएशन, जो अगतिमान स्पर्मेटिड बना हुआ था उसको हमने स्पर्म के अंदर, शुक्राणु के अंदर चेंज किया जहाँ पे इसको टेल लग गई। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। फिर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है बेटा? सर्टोली सेल में इनके हेड धंसे हुए होते हैं और फिर क्या कर दिए जाते हैं? ये सेमनीफेरस ट्यूबुल के बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, अब देखो स्पर्मिएशन हो गया तो अब क्या होता है? वास डिफरेंस स्पर्म को बाहर लेके जाते हैं। और जहाँ पे 3 ग्रंथियों का के जो रस होते हैं आपस में मिलते हैं इसको हम सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। बेटा सेमाइनल प्लाज्मा में आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन कौन से ग्रंथियों के द्रव होते हैं। बेटा बताओगे आप? तो हमने कल बात की थी सेमनीफेरस ट्यूबुल जिसको हम शुक्राशय कहते हैं, है ना। शुक्राशय का होता है और किसका होता है? और प्रोस्टेट का होता है। और किसका होता है बेटा? प्रोस्टेट के अलावा किसका होता है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का। ठीक है, इन तीनों ग्रंथियों का जो द्रव होता है उसको हम सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। और प्लस स्पर्म में ये क्या बनाता है? वीर्य बनाता है, सीमेन बनाता है। ठीक है, अगर हम ईच इजैकुलेशन की बात करेंगे, एक बार स्खलन होगा तो कितने स्पर्म निकलेंगे? 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। और इसी से हमारी जनन क्षमता डिसाइड होती है। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है? 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं और 40% ज़्यादा विक्रस मोटेलिटी के होते हैं, ज़्यादा गतिशील होते हैं। ठीक है, अगर किसी मेल के अंदर स्पर्म की संख्या में कम हो जाती है तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और अगर बेटा इस पे ओलिगोस्पर्मिया होगी, अभी हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में, जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर में देखेंगे, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है। आर्टिफिशियली स्पर्म को निकाला जाता है और फीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, अब देखो अब हम आगे देखेंगे स्पर्म की संरचना नेक्स्ट स्लाइड में। बेटा ये इतनी चीजें सभी को समझ में आई। एक बार हम सारी चीजें समराइज कर देते हैं। हमने देखा कि शुक्राणु जनन मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। वृषण के सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। यहाँ पे प्यूबर्टी की कंडीशन में शुरू होता है।
और फिर हमने देखा कि जनन कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया जो होती है अपने अंदर गुणन करती हैं, जिसके दौरान प्राथमिक शुक्र जनन कोशिकाएं बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं जो द्विगुणित होती हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि मियोसिस 1 होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जिसके दौरान सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मतलब कि द्वितीय शुक्र कोशिकाएं बनती हैं और जो अगुणित होती हैं 23 क्रोमोसोम यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और बेटा यहाँ पे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी है। फिर मियोसिस 2 होगा, जिसके दौरान 4 अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण होगा और स्पर्मेटिड अगतिशील है, ये क्या करेंगे, गतिशील शुक्राणु के अंदर कन्वर्ट होंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। और ये जो शुक्राणु है इनके हेड अभी क्या हुए हैं, सर्टोली सेल के अंदर धसे हुए होते हैं, जहाँ से ये नरिशमेंट लेते हैं और पोषण के बाद ये क्या कर दिए जाते हैं, सेमीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर ये रिलीज कर दिए जाते हैं। फिर ये क्या होते हैं, ये पहुंचता है इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर, जहाँ पे सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म आपस में मिलकर सीमेन बनाते हैं। अगर ईच इजैकुलेशन की बात करेंगे या फिर प्रतिस्खलन की बात करेंगे तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में रिलीज होते हैं। ठीक है, इससे हमारी जनन क्षमता डिसाइड होती है, जिसके अंदर क्या होता है 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं और 40% क्या होते हैं, ज़्यादा गतिशील होते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि स्पर्म की संरचना क्या होती है। अब बेटा हम देखेंगे कि स्पर्म की संरचना कैसी होती है। ठीक है, अभी तक की चीजें सभी को समझ में आ गई किस तरीके से स्पर्म का निर्माण हुआ। तो अब हम देखेंगे स्पर्म की संरचना कैसी होती है। ठीक है, स्पर्म के देखो ये क्या है, स्पर्म के देखो बेटा क्या होता है, यहाँ पे 4 भाग होते हैं। पहला होता है हेड, जिसको हम सिर कहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होती है, टोपीनुमा संरचना होती है, जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम मेनली किसका, एक्रोसोम बना किसका होता है, एक्रोसोम खुद क्या होता है बेटा, ये खुद लाइसोसोम होता है। ठीक है, लाइसोसोम होता है, पर बना किसका होता है, बना होता है गोल्गी काय का, गोल्गी बॉडी का। ठीक है, इसको कहते हैं गोल्गी काय। ठीक है, ये बना किसका होता है, गोल्गी काय का। बातें समझ में आ रही। अब देखो हेड किस, यहाँ पे टोपीनुमा संरचना होती है, जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं, और एक्रोसोम लाइसोसोम, इसके अंदर क्या होता है, ये खुद लाइसोसोम होता है, बट बना किसका होता है, गोल्गी बॉडी का। ठीक है बेटा, लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम आप जब पढ़ते हो क्लास 11th में तो वहाँ पे एक चीज पढ़ते हो कि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है बेटा, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है, जल अपघटक एंजाइम, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं बेटा, ये जल का अपघटन करते हैं, जल को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो जल को तोड़ने का काम करेंगे मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, अब देखो ओवम होगा ना, जैसे ये ओवम हो गया, तो ओवम को तोड़ने का काम कौन करेगा बेटा, स्पर्म के अंदर जो लाइसिन होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम बने होते हैं, ये क्या करती है, ये इसकी मेम्ब्रेन को गला के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, इसको तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। समझ में आई बातें आपको। अब देखो नेक्स्ट पार्ट होता है, ये जो सिर के ऊपर टोपी लगी थी, पर पहला पार्ट होता है बेटा सिर। ठीक है, हेड की खास बात होती है कि यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होंगे, क्रोमैटिन के धागे होंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, इसी को हम कहते हैं आनुवंशिक पदार्थ। बातें समझ में आ रही है आपको। अब देखो इसके बाद का जो पोर्शन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेक होता है, नेक, इसको हम ग्रीवा कहते हैं। बातें समझ में आ गई। अब देखो बीच का जो पोर्शन होता है इसको हम मिडिल पीस कहते हैं, और मिडिल पीस के अंदर क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया भर भर के होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है बेटा, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, ऊर्जा देगा ये। कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का सेकंड नाम क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देता है, इसी से हमने एक नाम इसको और भी बताया है आपको,
माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम होता है बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये ऊर्जा प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो हमने देखा कि हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, और फिर ये वाला रीजन जो होता है इसको हम नेक कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, मिडिल पीस होते हैं, मध्य भाग होता है। मध्य भाग के अंदर क्या होता है, भर भर के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब एनर्जी होगा तो इसके अंदर मूवमेंट करने की क्षमता आएगी। ठीक है, और टेल का काम क्या होता है, मूव कराता है, मूवमेंट। मोटेलिटी प्रोवाइड करेगा, मोटेलिटी मतलब कि गतिशीलता। बातें समझ में आई बेटा? अब ये गति तो कर रहा है, टेल का काम है कि वो फ्लैजला की तरह मूवमेंट्स को करता है, दिन हमेशा करता रहेगा, पर इसको एनर्जी तो चाहिए। तो एनर्जी कौन देता है, मिडिल पीस देता है, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, अब बेटा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया तो ऐसे होते हैं सॉसेज शेप के, पर यहाँ पे स्पाइरली अरेंज होते हैं। ठीक है, स्पाइरली होते हैं। बातें समझ में आ गई? ये चीजें समझ में आई? यही बातें हमने यहाँ पे लिखी है स्पर्म की संरचना के अंदर। स्पर्म की संरचना कैसे होती है, स्पर्म के पास पहला हेड होता है, हेड के पास दो चीजें होती है, एक तो एग्रोसोम होता है जिसमें जल अपघटन एंजाइम होते हैं जिसको हम लाइसिन कहते हैं। बेटा जल अपघटन एंजाइम जो होता है इसका नाम होता है लाइसिन। ये क्या करता है, ये ओवम की मतलब अंडाणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है बेटा इसकी खास बात होती है, कहा गया यहाँ पे न्यूक्लियस होता है वो अगुणित होता है। ठीक है, अभी क्या हो गया, और ग्रीवा जो होती है यहाँ पे तारक काय होता है, सेंट्रियोल होता है। ठीक है, ये जो ग्रीवा हमने बताई थी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, और फिर हमने देखा मिडिल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि तंतु की तरह अरेंज होते हैं और ये एनर्जी प्रोवाइड का काम करते हैं, और पूंछ जो होता है इसका काम होता है मोटेलिटी प्रोवाइड करना। बातें समझ में आ गई बेटा? एक बार समराइज कर देती हूँ। अभी हमने देखा कि स्पर्म की संरचना क्या होती है, स्पर्म मतलब शुक्राणु की संरचना कैसी है। तो शुक्राणु की अगर संरचना देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला भाग होता है हेड। हेड के पास दो चीजें होती है, एक तो न्यूक्लियस होगा, एक की तो हेड के ऊपर टोपीनुमा संरचना होगी जिसको हम एक्रोसोम कहेंगे, और एक्रोसोम खुद लाइसोसोम होता है और बना किसका होता है, गोल्गी बॉडी का। ठीक है, और इसके अंदर जल अपघटन एंजाइम होते हैं जो कि जिसको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी कहते हैं, और ये होते हैं लाइसिन, इसका नाम होता है लाइसिन, जो एंजाइम इसके अंदर होते हैं। ठीक है, फिर आपने देखा ग्रीवा मतलब कि नेक रीजन के पास को हम ग्रीवा कहते हैं, और बेटा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेंट्रियोल होते हैं, तारक काय होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वाला जो रीजन होता है इसको हम मिडिल पीस कहते हैं, इसके अंदर भर भर के माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर हमने देखा कि नीचे वाला जो होता है उसको हम टेल कहते हैं, जो मूवमेंट या फिर गतिशीलता के लिए जिम्मेदार होता है। उम्मीद करते हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि मादा जननांग कैसा होता है और इसके अंदर कैसे अंडाणु जनन होता है। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे शुक्राणु जनन नियमन, मतलब कि किस तरीके से हार्मोनल कंट्रोल होता है शुक्राणु जनन का। ठीक है, तो सबसे पहले एक ग्लैंड आती है। अभी तक हमने देख लिया कि शुक्राणु जनन मतलब कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। आपको तीन चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसके अंदर स्पर्म का कंप्लीट स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था स्पर्मियोजेनेसिस, जहाँ पे क्या होता था, अगतिशील स्पर्मेटिड जो होते हैं वो स्पर्म के अंदर चेंज होते हैं। फिर हमने स्पर्मिएशन देखा था, जो स्पर्म है वो सर्टोली सेल के बाहर छोड़े जाते हैं, इसको स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो शुक्राणु जनन नियमन की बात करेंगे तो यहाँ पे पहली ग्रंथि आती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करती है बेटा, ये GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करती है जो कि अग्र पिट्यूटरी पे काम करती है। ठीक है, अग्र पीयूष ग्रंथि पे काम करती है। अग्र पीयूष ग्रंथि दो तरीके के हार्मोन्स निकालती है, एक होता है LH और दूसरा होता है FSH। ठीक है, जब LH हार्मोन सेक्रीट होगा तो LH जो होगा वो लेडिक सेल पे काम करेगा, और लेडिक सेल पे काम करेगा तो लेडिक सेल क्या करता है बेटा, एंड्रोजेन मतलब कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करता है। ठीक है, एंड्रोजेन क्या होता है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होता है, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो क्या होता है, एक सिंगल हार्मोन्स होता है जो कि मेनली एंड्रोजेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एंड्रोजेन का काम क्या होता है, शुक्राणु जनन नियमन करवाता है। ठीक है, अब देखो FSH जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, ये
ये क्या करता है, ये सर्टोली सेल के ऊपर काम करता है। अब सर्टोली सेल का काम क्या होता है, सर्टोली सेल का काम अभी हमने लास्ट वाली स्लाइड में बताया था कि ये वृद्धि कारक मतलब कि ये पोषण प्रदान करता है और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ग्रोथ फैक्टर मतलब वृद्धि कारक को उत्पन्न करता है और पोषण का काम तो करता ही है। अब क्या होता है बेटा, अब ये जो फैक्टर्स रिलीज होते हैं ये स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, मतलब कि स्पर्मेटिड जो है अगतिशील अवस्था में है उसको गतिशील अवस्था में चेंज करना, मतलब कि उसके पास टेल लग रहा है, उसके पास हेड लग रही है, हेड के ऊपर एक्रोसियम ग्रो हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, तो जो सर्टोली सेल होती है उससे जो फैक्टर्स रिलीज करते हैं वो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करती है। बातें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे मादा जनन तंत्र। बेटा मादा जनन तंत्र का हमने डिटेल लेक्चर, एक कंप्लीट लेक्चर हमने आपको संडे स्पेशल टॉपिक में दिया, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, बट ये चैप्टर के साथ हम अच्छे से कवर करेंगे। अब देखो ये मादा जनन तंत्र की संरचना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली संरचना आपको दिख रही गर्भाशय, गर्भाशय जिसको हम यूट्रस या फिर वूम भी कहते हैं, हिंदी में इसको बच्चेदानी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो आकार होता है वो उल्टे नाशपाती के जैसे होता है। ठीक है, इन्वर्टेड पेयर शेप होता है। ठीक है बेटा, अब देखो जो गर्भाशय के बाद की बात होती है तो गर्भाशय के साथ जुड़ी हुई संरचना होती है फैलोपियन ट्यूब, ये अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी नलिका। ठीक है, अब देखो गर्भाशय की दीवार से अटैच बेटा एक संरचना होती है जिसको हम अंडाशय कहते हैं, ओवरी। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये एग रिलीज करती है। अब जो एग रिलीज करती है वो अंडवाहिनी मतलब फैलोपियन नलिका के अंदर जाती है और यहीं पे क्या होती है, यहीं पे फ्यूज करती है स्पर्म के साथ। ठीक है, और फिर यहीं पे निषेचन होगा। अब देखो बेटा जो फैलोपियन नलिका है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई इसकी होती है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और स्टेमस। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंडाशय मतलब कि ओवरी के सबसे पास की संरचना क्या है तो इनफंडिबुलम होती है और सबसे दूर की संरचना क्या है, स्टेमस होती है। एनसीईआरटी इन सब के शेप को भी बताती है। अगर इनफंडिबुलम की शेप की बात करेंगे तो ये फनल शेप होता है, कीप के आकार की होती है। ठीक है, और एम्प्यूला की बात करेंगे तो ये चौड़ी गुहा होती है, मतलब कि वाइडर कैविटी होती है। और स्टेमस की बात करेंगे तो ये सब बहुत संकीर्ण होती है। ठीक है बेटा, ये बहुत संकीर्ण होती है, इस नैरो होती है। बातें समझ में आ रही है आपको। अब देखो, अब हम देखेंगे जो गर्भाशय है और फिर क्या जो इनफंडिबुलम होती है इसके किनारे पे कुछ अंगुली नुमा मतलब फिंगर लाइक संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिम्बरी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, आगे बढ़े। अब देखो जो गर्भाशय होती है इसकी जो दीवार होती है ये 3 लेयर होती है। सबसे पहली लेयर होती है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के लिए एनसीईआरटी लिखती है कि ये झिल्ली नुमा होती है। झिल्ली नुमा मतलब कि मेम्ब्रेनस होती है जो कि पूरे ये गर्भाशय को मेम्ब्रेन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब देखो मायोमेट्रियम क्या होती है बेटा, मायोमेट्रियम के लिए लिखती है कि ये चिकनी मसल मतलब कि स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ठीक है, अब स्मूथ मसल का काम क्या होता है, और जब बेबी की डिलीवरी होती है तो इस टाइम पे ये संकुचन शो करती हैं। ठीक है, और इंडोमेट्रियम सबसे अंदर की लेयर होती है, ये होती है बेटा ग्लैंडुलर होती है, यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं और साथ ही साथ इसमें क्या होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो यही लेयर क्या करती है, टूट के झड़ती है। ठीक है, और अगर मान लो निषेचन नहीं हुआ तब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, अगर मान लो निषेचन हो गया तो यहीं से आके फीटस यहाँ पे अटैच करेगा, यहीं पे एम्ब्रियो आके अटैच करेगा जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और बेटा इससे नीचे जब चलेंगे तो यहाँ पे संकीर्ण ग्रीवा होती है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, और ग्रीवा की जो पतली सी कैनाल होती है, नली होती है, इसको हम ग्रीवानाल कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। और इसके नीचे क्या होती है, वेजाइना होती है, यूरिन होती है। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को जोड़ के हम क्या कहते हैं, जर्मनाल कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ से बेबी नीचे की तरफ जाती है इसीलिए हम इसको बर्थ कैनाल कह रहे हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। हमने देखा मादा जनन तंत्र के अंदर गर्भाशय देखी, गर्भाशय के आकार के लिए एनसीईआरटी लिखती है कि इसकी उल्टी नाशपाती की जैसी शेप होती है और गर्भाशय से जुड़ी हुई संरचना फैलोपियन नलिका होती है, अंडवाहिनी होती है जो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई इसकी होती है। और फिर क्या होता है बेटा, इनफंडिबुलम देखते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्टेमस, इसके 3 पार्ट होते हैं। इनफंडिबुलम सबसे पास होता है ओवरी के। ठीक है, और ये फनेल से कीप के आकार की होती है और इसके चौड़े हुए भाग को मतलब कि वाइडर कैविटी को हम एम्प्यूला कहते हैं और स्टेमस जो होती है संकीर्ण होती है, नैरो होती है। ठीक है,
और जब इनफंडिबुलम के एज पर, मतलब कि इनफंडिबुलम के किनारे पर फिंगर लाइक कुछ संरचना होती है जिसको हम फिम्बरी कहते हैं। इसको हम एग कलेक्टर भी कहते हैं। जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो यही फिम्बरी उसको कैप्चर करने का काम करता है, ठीक है, और कैप्चर करेगा फिर अंदर लेके जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये क्या, जो भ्रूण बनने लगेगा, भ्रूण आके कहाँ से, इंडोमेट्रियम से अटैच होगा, इस बात को हम इम्प्लांटेशन कहेंगे। और अगर मान लो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में यही इंडोमेट्रियम टूट के झड़ जाएगी, ठीक है बेटा। अब बातें समझ में आ गई इतनी? अब देखो हम एक बार इस सारी स्लाइड को समराइज करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। बेटा हमने देखा शुक्राणु जनन नियमन, तो यहाँ पे सबसे पहली ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस, जो कि ग्रोथ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट कर रही है। और ये क्या कर रहा है, ये जो हार्मोन है वो अग्र पीयूष ग्रंथि पे काम कर रही है, मतलब कि एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम कर रही है। और ये क्या करता है, ये दो तरीके के हार्मोन सेक्रेट करता है। सबसे पहला हार्मोन होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और दूसरा होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH जो होता है वो लेडिक सेल पे काम करता है, L फॉर LH, अल्फा लेडिक सेल, ठीक है। तो लेडिक सेल पे काम करता है। लेडिक सेल क्या करता है, एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होता है, और इसका मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, इसी का सेक्रेशन करवाता है, ठीक है। और एंड्रोजन क्या करता है, शुक्राणु जनन नियमन में हेल्प करता है, ठीक है बेटा। और फिर FSH जो होता है वो सर्टोली सेल पे काम करता है। लास्ट वाली स्लाइड में हमने बताई थी कि सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो इसका भी काम यही, यहाँ पे भी यही होता है, वृद्धि कारक कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करता है और पोषण प्रदान करने का काम करता है। और साथ ही साथ ये जो फैक्टर्स रिलीज हुए ना वो स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करते हैं। फिर हमने देखा मादा जनन तंत्र की संरचना। मादा जनन तंत्र के अंदर बेटा हमने देखा कि यहाँ पे गर्भाशय होती है जिसको हम बच्चादानी कहते हैं, यूट्रस या वूम कहते हैं, ठीक है। ये उल्टे नाशपाती की जैसी होती है। इससे सबसे पास में अटैच संरचना जो होती है वो फैलोपियन नलिका होती है, जिसकी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है। इसके 3 भाग होती है, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो होती है वो नैरो कीप जैसी संरचना होती है। फिर हमने देखा एम्पुला जो कि वाइडर कैविटी होती है। फिर इसके बाद हमने देखा कि इस्थमस होता है जो कि नैरो होती है, सबसे संकीर्ण होती है। इनफंडिबुलम के किनारे पर अंगुलीनुमा संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी एक कलेक्टर का काम करती है। ओवरी से जो ही एग रिलीज होता है उसको कलेक्ट करके अंडवाहिनी नलिका में भेजती है और वहीं पे फर्टिलाइजेशन अकर करता है। फिर हम इसके नीचे देखते हैं गर्भाशय की 3 लेयर होती है। पेरीमेट्रियम जो कि सबसे बाहर की लेयर होती है, मेम्ब्रेनस होती है, झिल्ली नुमा होती है, ठीक है। फिर हमने सेकेंड लेयर की बात की, मायोमेट्रियम जो कि स्मॉल मसल की बनी होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, ठीक है। सबसे अंदर की लेयर जो होती है इंडोमेट्रियम होती है। बेटा इसमें क्या होता है, ये ग्लैंड्यूलर होती है। साइक्लिकल चेंज यहीं पे होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, ठीक है। इसके नीचे चलेंगे तो संकीर्ण ग्रीवा होता है जिसको कैनाल सर्विक्स कहते हैं। और सर्विक्स के नीचे भी पतली सी नली होती है जिसको हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। और फिर वेजाइना होती है, योनि होती है। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जन्म कैनाल, बर्थ कैनाल बनाते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है बेटा। बेटा अभी तक जितनी भी चीजें हमने कवर की सारी चीजें समझ में आ गई। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार सारी चीजें समझ लेते हैं जो भी आज हमने पढ़ाई की है, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमने देखा शुक्राणु जनन कैसे होता है। अगर हम प्यूबर्टी की अवस्था में जाते हैं, जैसे ही बेबी चाइल्ड प्यूबर्टी की अवस्था में जाता है तो वहाँ पे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होने लगती है। यहाँ पे जो वृषण होता है, वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। और मेनली वृषण के अंदर कौन सी कोशिका होती है बेटा, शुक्राणु जनन नलिका होती है जिसके अंदर 2 कोशिका होती है। हमने बात की थी जो शुक्राणु जनन कोशिका होती है, मतलब कि नर जनन यहाँ पे शुक्राणु जनन वाहिका जो होती है, नलिका होती है, इसके अंदर 2 तरीके की कोशिकाएं होती है। एक कोशिका होती है मेल जर्म सेल, और दूसरी लेयर क्या होती है, मेल जर्म सेल होती है बेटा। उसके बाद दूसरी लेयर होती है नर जनन कोशिका होती है और शर्टोली सेल होती है। जो नर जनन कोशिका होती है आगे डिवीजन कर, इसको हम स्पर्मेटोगोनिया करते हैं, और यही आगे मल्टीप्लिकेशन करती है जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। और फिर मियोसिस 1 करती है जिसके द्वारा बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर मियोसिस 2 होता है जिसके द्वारा 4 अगुणित स्पर्मेटिड बनते हैं। स्पर्मेटिड जो होते हैं अगतिशील होते हैं। और आगे यही स्पर्मिएशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा स्पर्म के अंदर चेंज होते हैं। और अब स्पर्म बन गया है तो इसके हेड क्या होते हैं, सर्टोली सेल के अंदर धंसे होते हैं जहाँ से ये पोषण लेती है। और बेटा जैसे ही पोषण मिल जाता है, इनको कंप्लीट हो जाता है, पोषण मिलने के बाद क्या होता है, इनको सर्टोली सेल के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इनको कहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूबुल के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इस वाले प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं, ठीक है बेटा। इतनी बातें समझ में आ गई।
फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा शुक्राणु जनन नियमन। जो शुक्राणु जनन नियमन होता है यहाँ पे, फिर हमने इस फॉर्म की संरचना देखी थी। इस फॉर्म की संरचना में हमने 4 भाग देखे थे बेटा। हमने सबसे पहला उसका हेड होता है, हेड के पास 2 चीजें होती है, एक्रोसोम होता है और जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग न्यूक्लियस होता है। फिर हमने इसका हेड के पास सिर ग्रीवा देखा था, नेक देखा था, और फिर बेटा मिडिल पीस होता है जिसके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, फिर पूंछ होती है, ठीक है। फिर शुक्राणु जनन नियमन देखा जहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्रोथ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करता है जो कि अग्र पिट्यूटरी के ऊपर काम करता है। और यहाँ अग्र पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, LH और FSH। LH लीडिक सेल पे काम करता है, FSH सर्टोली सेल पे काम करता है। लीडिक सेल क्या करता है, एंड्रोजेंस रिलीज करता है, और सर्टोली सेल क्या करता है, वृद्धि कारक रिलीज करता है। फिर हमने मादा जनन तंत्र की संरचना देखी है। फिर बेटा उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ऐसी ही हमारे साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करिए एंड बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ये जो लेक्चर्स आ रहे हैं ना वो कम्प्लीटली यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसके नोट्स आपको हमारे चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है बेटा। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।